जहजह गांव में एक पुरानी सी हवेली के अंदर सुबह का पहला उजाला झलक रहा था। चाचा विक्रम अपनी पत्नी कमला और 2 बेटों रवि और सोनू और भतीजे रूहान के साथ रहते थे। रूहान के माँ बाप के गुजर जाने के बाद चाचा ने उसे पाला, लेकिन कभी अपनापन नहीं दिया। सुबह सुबह चाचा रूहान पर चिल्लाते हैं, उठ जा कमीने, सूरज सर पे निकल आया है और तू अभी तक खराटे मार रहा है। माफ कर दीजिए चाचा जी, मैं कल पूरा दिन लकड़ियां काट रहा था, इसलिए थक गया था, आंख नहीं खुली। अब जब आंखें खुल ही गई हैं तो जाओ, जो लकड़ियां काट के ले आए हो उन्हें जाके बेच आओ। उन्हें बेचकर ही घर लौटना, वरना वापस मत आना। फ्री का खाना नहीं है इस घर में। रूहान दुखी मन से लकड़ियां लेकर बेचने निकल जाता है। विक्रम के अपने 2 बेटे रवि और सोनू आलसी और निकम्मे थे। वो रूहान से हमेशा जलन करते थे, क्योंकि रूहान ईमानदार और मेहनती था। अरे रूहान को भोजन तो करने देते, बाद में भेज देते काम पर। बस बस भाग्यवान, रहने दो। काम करेगा तो खाना मिलेगा, अगर नहीं करेगा तो मैं घर से निकाल दूंगा। आज तो लकड़ियां बेचकर ही घर लौटना होगा, वरना चाचा जी बहुत गुस्सा करेंगे। रूहान सर पर लकड़ियां उठाए पूरे गांव में घूमता है, लेकिन लकड़ियां नहीं बिकती। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पूरा दिन गुजर गया, आज तो लकड़ियां ही नहीं बिकी। अगर आज लकड़ियां नहीं बेच के गया तो चाचा बहुत गुस्सा होंगे और मुझे मारेंगे। रूहान बहुत मेहनती था, वो मेहनत से नहीं डरता था। वो लकड़ियां उठाई फिर से खड़ा हो जाता है। वो दोबारा से लकड़ियां बेचना शुरू कर देता है। वो सेठ कमलेश के पास जाता है। सेठ जी, मुझे लकड़ियां बेचते बेचते सुबह से शाम हो गई है, परंतु मेरी लकड़ियां कोई भी नहीं खरीद रहा। आप मुझ पे कृपा करें, ये लकड़ियां खरीद लें। ठीक है, मैं ये लकड़ियां खरीदने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं इन लकड़ियों का दाम 5 रुपए ही दूंगा। नहीं सेठ जी, इन लकड़ियों का दाम 10 रुपए है, मैं इन्हें आधी कीमत पर नहीं बेच सकता। ऐसा कहते हुए रूहान वहाँ से चला जाता है। अब रूहान को लकड़ियाँ बेचते बेचते रात हो गई थी। वो थक हार कर अपने घर वापस लौट जाता है। आज तू फिर लकड़ियां नहीं बेच कर आया, अब मैं तुम्हें और नहीं पाल सकता। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। चाचा जी, माफ कर दीजिए, मैं पूरा गांव घूम आया, पर लकड़ियां नहीं बिकी। मुझे ये बातें मत सुनाओ, तू अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। अरे ये आप क्या कह रहे हो, इस समय रूहान कहाँ जाएगा? चाचा जी, बस आज रात के लिए ही रहने दीजिए, सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन खाना नहीं मिलेगा। भाग्यवान, रसोई घर का ताला लगा दो। अब जा, चुप करके सो जा। रूहान चुपचाप अपने कमरे की ओर चला जाता है। थोड़ी देर बाद कमला अपने पति से छुपते हुए रूहान के लिए रोटी लेकर जाती है। रूहान बेटा,
से रोटी खा लो। तुम्हें तो अपने चाचा के गुस्से का पता है। बताओ बेटा, अब तुम कहाँ जाओगे? चाची, ये तो मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन आप चिंता ना करो, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। सुबह होते ही रोहान अपनी कुल्हाड़ी लिए घर से निकल जाता है। वो जंगल की ओर चला जाता है। काश कि आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो ये दिन मुझे ना देखने पड़ते। ऐ ऊपर वाले, अब मैं कहाँ जाऊं? जीवन दिया है तो जीने का रास्ता भी दिखाइए। अब मैं हिम्मत नहीं हार सकता, मुझे मेहनत करनी होगी। रोहान अपनी कुल्हाड़ी उठाए वहां से चल पड़ता है। वो जंगल में लकड़ियां काटता है। वो लकड़ियां काटकर गांव की ओर जाता है, जहां उसे एक व्यक्ति मिलता है। अरे भाई, लकड़ियाँ बेच रहे हो? हाँ भैया, सिर्फ 5 रुपए में दे दूंगा। क्या 5 रुपए? नहीं नहीं नहीं, बहुत महंगी है। मैं तो ये लकड़ियाँ 2 रुपए में ही लूंगा। देनी है तो दो, नहीं तो जाओ। रोहान मजबूरी में 2 रुपए में लकड़ियां दे देता है और वो उन 2 रुपए से 2 जलेबियां खरीद लेता है। रोहान जलेबी खाने के लिए निकालता है, तभी वो देखता है कि सामने एक बंदर उसकी तरफ भूखी नजरों से देख रहा है। ओहो, ये बंदर भी भूखा लग रहा है। हाँ, मेरे पास 2 जलेबियां हैं, एक मैं खा लेता हूँ, एक इसे दे देता हूँ। बंदर जलेबी खा लेता है। लगता है ये बंदर भी मेरी तरह अकेला है। चलो दोस्त, रहने के लिए अब हम अपनी एक झोंपड़ी बनाते हैं। फिर रोहान और बंदर ने मिलकर जंगल के एक कोने में एक झोंपड़ी बनाई। बंदर छोटी छोटी लकड़ियां लाता और रोहान उसे छत पर। ऐसे वो दोनों मिलकर अपनी एक झोंपड़ी बना लेते हैं। कुछ ही दिनों के बाद वो छोटी सी झोंपड़ी उनकी दुनिया बन गई थी। बंदर रोहान का एक सच्चा साथी बन गया था। वो जंगल में छोटी मोटी चीजें ढूंढ कर लाता, फल, बीज, कभी कभी वो 1-2 छोटी मछलियाँ भी पकड़ कर लाता। दूसरी ओर रवि और सोनू ने अपनी हवेली को बेच दिया और अपने माँ बाप को एक पुरानी सी झोंपड़ी में छोड़कर शहर चले गए। कमला चाची भी बीमार पड़ गई और चाचा विक्रम अकेला रह गया। अगर आप रोहान और हमारे बच्चों में भेदभाव ना करते तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। आज रोहान हमारे साथ होता और वो हमें यूं अकेला कभी ना छोड़ता। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो। रोहान ने कभी गिला नहीं किया और ये मेरे अपने बेटे मुझे छोड़कर चले गए। मैं तो तुम्हारा इलाज भी नहीं करवा सकता। एक रात जंगल के पास एक राजकुमारी भटक जाती है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मेरे सैनिक कहाँ चले गए? थोड़ा आगे बढ़ती हूँ, शायद कोई मिल जाए। रात को अकेली राजकुमारी जंगल में चलने लगती है। थोड़ी दूर जाकर राजकुमारी को सामने एक झोंपड़ी दिखाई देती है। अरे, ये जंगल के बीचों बीच झोंपड़ी कहाँ से आ गई? शायद यहाँ कोई रहता हो। मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पीने को ही मिल जाए। ये सोचते हुए महारानी झोंपड़ी की ओर बढ़ जाती है।
महारानी दरवाजे पर जाकर आवाज लगाती है। कोई है? अंदर कोई है? मेरी मदद करो। राजकुमारी की आवाज सुनकर अंदर से रूहान और बंदर बाहर निकल आते हैं। आप कौन है? जंगल में इतनी रात को क्या कर रही है? मैं लक्ष्मीपुर राज्य की राजकुमारी हूँ। रास्ता भटक गई हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरी मदद करो, मुझे पानी दो। आइए आइए राजकुमारी जी, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। इस समय बाहर रहना ठीक नहीं है। रोहान राजकुमारी को अंदर ले जाता है। वो राजकुमारी को पानी देता है। थोड़ी देर बाद राजकुमारी रोहान से कहती है, मुझे बता सकते हो कि कौन सा रास्ता जंगल से निकलने का है? जी राजकुमारी जी, बता सकता हूँ, पर रात में जाना ठीक नहीं होगा। जंगल बहुत खतरनाक है। अगर चाहें तो आज रात आप यहाँ रुक जाएं। सुबह होते ही आप चले जाना। राजकुमारी रात झोंपड़ी में ही गुजारने का फैसला करती है। अरे रोहान, क्या ये बंदर भी तुम्हारे साथ रहता है? जी राजकुमारी, ये बंदर मेरा दोस्त है। मुश्किल समय में इसने मेरी मदद की। ये मेरा सच्चा साथी है। हम दोनों इस झोंपड़ी में रहते हैं। रात को राजकुमारी बिस्तर पर, रोहान और बंदर जमीन पर सो जाते हैं। अगली सुबह राजकुमारी के उठने से पहले रोहान और बंदर जंगल में चले जाते हैं और राजकुमारी के लिए मीठे मीठे फल तोड़कर लेकर आते हैं। राजकुमारी, आपने रात से कुछ नहीं खाया। आपको भूख लगी होगी। ये लीजिए, ये मीठे ताज़ा फल हैं। आप इन्हें खा लीजिए। राजकुमारी मन ही मन में सोचती है, ये बहुत अच्छा इंसान है, मन का सच्चा है और मेहनती भी। मेरे राज्य को चलाने के लिए इससे अच्छा इंसान मुझे कहीं नहीं मिल सकता। राजकुमारी रोहान से कहती है, रोहान, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी राजकुमारी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम जैसे नेक इंसान से शादी करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। राजकुमारी की बात सुनकर रोहान को विश्वास नहीं होता। रोहान विवाह के लिए हाँ कर देता है। फिर बंदर और रोहान राजकुमारी के साथ उसके महल में चले जाते हैं, जहाँ उनका विवाह हो जाता है। बंदर भी अब रोहान और राजकुमारी के साथ उसी महल में रहने लगता है। एक दिन रोहान के चाचा विक्रम राजमहल के गेट पर पहुंचते हैं। क्या नाम है? कहाँ से आए हो? मैं जहजे गांव से विक्रम हूँ। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मुझे राजकुमारी से मदद चाहिए। रुकिए, मैं राजकुमारी से इजाजत लेकर आता हूँ। चाचा को अंदर बुलाया जाता है। जैसे ही वो रोहान को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। आइए चाचा जी, चाची को क्या हुआ? सब ठीक तो है? चाचा विक्रम रो पड़ते हैं। हमें माफ कर दो रोहान, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें घर से निकाल दिया। कोई बात नहीं चाचा जी, आप आइए बैठिए। चाची को क्या हुआ? उनकी तबीयत बहुत खराब है, पैसे भी नहीं हैं। मेरे दोनों बेटे हमें बेसहारा छोड़कर चले गए हैं। चिंता मत कीजिए चाचा जी,
आज भी मैं आपका बेटा हूँ। हम सब संभाल लेंगे, आप अकेले नहीं हो। फिर रूहान ने अपनी चाची को राजमहल बुलवाया। वो चाचा और चाची का बहुत ख्याल रखने लगा और अपनी चाची का वैद्य से इलाज करवाया। रवि और सोनू भी कुछ समय बाद शहर में ठोकर खाकर वापस आए। घर आकर उन्होंने झोंपड़ी को खाली पाया। तभी उन्हें एक व्यक्ति ने बताया, तुम्हारे माता पिता राजमहल में हैं। ये सुनकर वो दोनों भाई हैरान हो जाते हैं और महल की ओर चले जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनका भाई रूहान अब एक राजा बन चुका है और रूहान ही उनके माता पिता का ख्याल रख रहा है। तो उनकी आंखों में शर्म और पछतावा था। भाई, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हुई, हम बहुत शर्मिंदा हैं। रूहान मुस्कुराते हुए अपने भाइयों को माफ कर देता है। पूरा परिवार फिर से एक हो गया। रूहान ने सबको एक नई जिंदगी दी जो प्यार और सम्मान से भरी हुई थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ आगे भी जारी रहे तो प्लीज बताइए। इतना देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।